आपको क्या लगता है सर, लोगों को ये चीज़ें पता है? को बताना शुरू करो कि उसके क्या फ़ायदे हैं। मदर फीडिंग है, वो तो करवाते नहीं है सर। तो अगर दुनिया में कहीं अमृत है तो वो माँ का दूध है। ये बहुत अच्छी सर आपने बात बताई है। 48 आवर्स तक वो दूध नहीं खराब होने वाला है। बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है सर। नेचर इज़ टू गुड बियॉन्ड आवर थिंकिंग। बच्चे फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ यहीं से तो स्टार्ट होगी सर। वो पहले 1000 दिन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन कितनी इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए? दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू फाइट अगेंस्ट। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ही अहमियत वाली चीज़ जो कि फ़र्स्ट टाइम मैं अपने चैनल पे लेके आ रहा हूँ। हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट। आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, अपनी रिलेटिव्स के साथ देख सकते हैं। सभी को शेयर करना, घर पे बैठ के देखना, लाइक करना और इसको सब्सक्राइब करना। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं और मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, डॉक्टर अश्विनी, जो कि एक बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं। बच्चे हमारे कंट्री के फ्यूचर होते हैं। बच्चों की नर्चरिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी मुश्किल है इनकी नर्चरिंग करना। सिंपल वे में आपको समझाएंगे, ज़्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ करेंगे। हर कोई इसको समझ पाएगा, मेरे व्यूअर्स और जो मुझे देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, सभी इसको अच्छे से देखेगा और इसको अच्छे से आप देख के और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वेलकम सर, वेलकम टू माई चैनल योगा विद डॉक्टर राजन। थैंक यू डॉक्टर राजन फॉर इनवाइटिंग मी। इन फैक्ट सर, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया हमें, मेरे इस चैनल के लिए। तो यूजुअली सर कंसल्टेंट के पास टाइम कम होता है। हमारा मेडिकल ऑफिसर जो है लेवल है और कंसल्टेंट ज़्यादा बिजी होते हैं सर। नहीं, ऐसा मैं सोचता नहीं। टाइम सभी के पास ही लिमिटेड होता है जितना है। ऑब्वियसली टाइम सभी का ही इम्पोर्टेंट होता है, किसी का कम इम्पोर्टेंट या ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। टाइम सभी का ही इम्पोर्टेंट होता है और ये भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ हूँ। आपके साथ बहुत टाइम से एसोसिएट होने का मौका मिला है, तो दिस वाज आल्सो इम्पोर्टेंट टू मी लाइक एनी अदर। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। सर, बेसिकली मेरा जो ये चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसमें मैं योगा के रिलेटेड जो है इसमें वीडियोस डालता हूँ। बेसिकली मेरा चैनल है फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे। तो मुझे लगा कि बच्चों के बारे में, बच्चे सभी के घर में हैं, तो मुझे लगा कि बच्चों के बारे में एक पॉडकास्ट होना चाहिए। तो मुझे लगा यू आर द बेस्ट सर। और एक सर, बच्चों की नर्चरिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। आप इसको समझ पाते होंगे। तो हमारे जो बच्चे हैं, हर घर में बच्चे हैं सर, और बच्चे हमारे कंट्री के फ्यूचर हैं सर। तो मुझे लगा कि एक पॉडकास्ट बच्चों के लिए होना चाहिए सर। क्योंकि सर मुझे जैसे मेरा जॉब प्रोफाइल है, मैं 0 से लेके 18 साल तक के बच्चों को स्क्रीनिंग करता हूँ। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं बीइंग ए डॉक्टर सर, बीइंग ए मेडिकल ऑफिसर। तो मुझे लगा कि एक बच्चों के साथ होना चाहिए। तो सबसे पहला सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो पीडियाट्रिशियन है उनका जो रोल है कब स्टार्ट होता है? पहला बच्चा जब माँ के पेट में है तब से स्टार्ट होता है और कब तक होता है सर? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बेसिकली जब बच्चा कंसीव हुआ है, ठीक है, तब से लेके जब तक वो 18 ईयर्स तक का है, जब तक हम उसको अडल्ट नहीं मानते। इनफैक्ट हम तो ये भी अब आईएपी हमारी ये ट्राई करिए कि जो टीन एज पूरा है 19 तक, ताकि 20 साल तक जो है वो जो हमारा ही फील्ड है बेसिकली। टीन एज इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि बच्चा पैदा होता है, एक न्यू बॉर्न है, जैसे वो टाइम इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो आपका जो फ्यूचर आपका होना है, वो बोलते हैं ना कि पूत के पैर उसके पालने में ही दिख जाते हैं। एग्जैक्टली वो बिल्कुल ही अच्छी सेइंग है एंड इट इज़ वेरी वेरी ट्रू। इनफैक्ट मैं ये मानता हूँ जो हमारे पूर्वज जो करते थे ना, वो कभी भी गलत नहीं था। हम जो आज बोलते हैं कि ये साइंटिफिक डाटा है या ये कोलैबोरेट करके हमने ये बनाया है, ये स्टडी करी है, वो होती ह्यूमंस पे ही है ना। तो वैसे ही ये जो स्टडीज़ हैं, ये इतने सालों से लोगों ने ऑब्जर्व किया है। दिस इज़ ऑल्सो एन ऑब्जर्वेशन दैट हैज़ बीन डन ओवर द ईयर्स इन सो मैनी ऑफ पीपल, जो कि हम उतना बड़ा शायद आज सैम्पल साइज भी नहीं ले सकते।
ठीक है। उतना बड़ा सैम्पल साइज़ भी लेना बहुत मुश्किल है हमारे लिए आज, और उतना सोचना भी कि इतना बड़ा सैम्पल साइज़ होगा। सो ट्रायल एंड एरर से ये कई चीज़ें डेवलप हुई थी, एंड वो डेवलप होके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो मैं अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि योगा और हेल्दी वेलबींग के लिए वो है, तो इसका ये सब शुरू होता है बचपन से ही। एक्चुअली में जब से बच्चा पैदा होता है ना, उससे जो पहले 100 दिन या 1000 दिन जो आप बोलो, ठीक है, 2 साल तक, ठीक है, 2 साल का पीरियड 1000 दिन का करीब आप मान लीजिए, राइट। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कि आगे जाके बच्चा क्या करेगा, उसकी क्या आईक्यू होगी, क्या इंटेलिजेंस होगी, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो कैसे आगे जाके उसको कौन सी बीमारियां होंगी, वो सब उस पीरियड में डिसाइड हो जाता है। सो यस, पहले 1000 days ऑफ लाइफ आर द कोर स्टोन ऑफ योर फ्यूचर। तो मतलब जैसे आपके घर की नींव रखी जाती है ना, तो वही नींव है जो पहले जो 2 साल पे रखी जाती है। तो पहले 1000 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन, ठीक है। सो जब आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि मदर फीडिंग हैज़ सीरियसली डिक्लाइंड। तो आप ज़रा ये देखिए कि अगेन गोइंग बैक, जो हमारे पूर्वज थे या जो भी थे हमारे, जो इवन दादा पर दादा, उनके टाइम में ये कंसेप्ट नहीं था टॉप फीड का, गिविंग टॉप फीड वाली मिल्क, या उससे भी पहले देखिए ये जो हमारी ह्यूमन जनरेशन डेवलप हुई है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्पीसीज, दैट इज़ वाई वी हैव डेवलप्ड टू सच एन एक्सटेंट। तो दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द ह्यूमन मिल्क, दैट हैज़ थिंग्स दैट यू कैनट इवन इमेजिन। मतलब जो आप जब अपने बच्चे को एक माँ का दूध दे रहे हैं और जो आप टॉप फीड दे रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और जब आप न्यूट्रिशन एक माँ का जब वो बच्चा, ऐसे समझिए कि वो बच्चा एज अ पार्ट माँ के पेट में पल रहा है, राइट। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी समझ रही है कि उस बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है। अब सपोज़ कि वो बच्चा पूरे टर्म तक नहीं जाता और प्री टर्म ही पैदा हो जाता है, ठीक है, तो उसकी बॉडी को पता है कि उसको क्या न्यूट्रिशन की कमी रह गई है और क्या देना है, ओके, ठीक है। सो वो उस टाइप का मिल्क प्रोडक्शन होगा जो उस बच्चे को सूट करता है, ओके। सो अगर देखा जाए तो हर एक मदर का मिल्क जो प्रोड्यूस होता है वो स्पेसिफिकली उसके बेबी के लिए प्रोड्यूस होता है, ओके, राइट। so every mother milk is little different for, and it is specific for that baby, so nature is too good beyond our thinking. नेचर में सर वाकई में आपने बिल्कुल सही बात बोली। पर सर अगर आज की डेट में मैं देख रहा हूँ सर, पेरेंट्स तो मदर मिल्क जो मदर फीडिंग है वो तो करवाते नहीं हैं सर। वही तो मैं बता रहा हूँ डॉक्टर राजन की प्रॉब्लम यही है कि मैं तो अपने पेशेंट्स को हमेशा ये बोलता हूँ कि देखिए ये जो मिल्क है ये उसी बच्चे के लिए है एग्जैक्टली, और अगर आप नहीं दे रहे हो तो वो बोलते हैं ना, हमें बोला जाता है कि अगर दुनिया में कहीं, जैसे बोलता जाता है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है, ठीक है, तो अगर दुनिया में कहीं अमृत है तो वो माँ का दूध है, माँ का दूध है और माँ का दूध है। मैं 3 बार ये दोबारा से दोहराऊंगा, बट अगर दुनिया में कहीं अमृत है, वी कैन नेवर सिंथेसाइज ह्यूमन मिल्क, कभी भी नहीं लैब में हो सकता, उसकी रिप्लेसमेंट है ही नहीं। यू कैनॉट कम इवन वेरी वेरी क्लोज टू ह्यूमन मिल्क। आप जब आप टॉप फीड देते हो और मदर मिल्क लेते हो, देयर इज़ वन थिंग कि कई लोग बोलते हैं कि हाँ टॉप फीड वाला बच्चा मोटा हो गया, ये हो गया, तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आप उसको एक फॉरेन प्रोटीन दे रहे हो। मतलब जो दूध डब्बे का जो भी दूध है वो बनता है, वो बेसिकली होता तो काउज मिल्क है, उसको ड्राई करके उसमें न्यूट्रिशंस डाले जाते हैं एंड टू ट्राई टू मेक इट एज क्लोज टू मदर्स मिल्क एज पॉसिबल। तो उसमें जो भी डाल के वो उसको ट्राई किया जाता है मदर्स मिल्क तक पहुंचाने के लिए। सो वहीं से कंसेप्ट समझिए कि मदर्स मिल्क इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड। जब आप किसी के साथ कंपेयर करके वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट मिल्क इज़ फार सुपीरियर। और ये जब आपके जहाँ मैं जैसे कह रहा था, वो फॉरेन प्रोटीन आपके उस बच्चे की गट के लिए नहीं बना है, ओके, तो वो उसके अंदर जाके
बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। और ये वाले बच्चे देखा जाता है यूजली मोटे होते हैं देन द ब्रेस्ट फेड बेबीज़। दिस इज़ बिकॉज उनको जो एनर्जीज़ और प्रोटीन्स जो नहीं भी चाहिए वो मिल रहे हैं, और यहीं से उनके वो वेसल्स में वो आपका जो आगे जाके जो हार्ट अटैक होना है वो सब ये सब अभी से ही शुरू हो गया है। इट इज़ द सेटिंग, जब ये सब शुरू हुआ है वो वेसल्स में डिपॉजिट होना शुरू हो गया है। यहीं से आपकी अगर वो जो लाइफस्टाइल डिजीज़ होने हैं उनकी सेटिंग यहीं से शुरू हो जाती है। तो अगर आप मदर्स मिल्क दे रहे हैं, आप वो सब प्रिवेंट कर रहे हैं, अस्थमा प्रिवेंट कर रहे हैं, आप कल को आने वाले हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं, बच्चे को एक्टिव बना रहे हैं। और आई कांट इवन इमेजिन कि कितना फ़र्क होता है, ठीक है, एक ब्रेस्ट फेड और एक टॉप फेड बेबीज़ में। ये कितनी कॉमन, मतलब कॉमन ही कह रहा हूँ मैं सर, कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पर लेकिन सर ये मैंने देखा है सर कि जो काफ़ी पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो भी नहीं समझते सर, मैंने देखा है। आप एग्री करते हो मेरे इस बात से? डेफिनेटली सर चलो, जो तो मुझे लगता है कि ये जो कई जो इलिटरेट लोग हैं, जो पढ़े लिखे कम हैं, वो शायद ज़्यादा फीड करवाते हैं। डेफिनेटली होता है ऐसा। और प्लस आई वुड से जैसे अमेरिका और डेवलप्ड कंट्रीज़ में जहाँ से ये कंसेप्ट में भी शुरू हुआ, ठीक है, तो वो भी अब वापस इस बात को मानते हैं कि मदर्स मिल्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, एंड दे आर कमिंग बैक, बट वी आर स्टिल स्टक विद द टॉप फीडिंग पार्ट। कि ये जो डब्बा मिल्क है, मतलब कि वही है ना मिल्क जो आप बोल रहे हैं, तो बेसिकली वेस्टर्न से ही आया है ये? हाँ, वेस्टर्न कंट्री से, वेस्टर्न कंट्रीज से ही शुरू हुआ था ये कंसेप्ट में भी, एंड देन जस्ट वो हम लोगों को वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करना बहुत अच्छा लगता है। राइट। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि बट इवन दे हैव अंडरस्टूड कि ये है। इनफैक्ट इंडिया में जो भी रिसर्च और वो जैसे मैंने पहले कहा जो चलता आ रहा है, देयर इज़ नो मैच। वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो लिटरेचर है दैट इज़ लिमिटेड, अभी पिछले 100 साल का होगा, 200 साल का होगा। हम तो कितने सालों से हमारे ऋषि मुनि ये स्टडी कर रहे हैं और एक कंपाइल हो रहा है, उसके बाद ये सब बोला गया है, ठीक है। देयर आर मैनी थिंग्स, नॉट ओनली मदर्स मिल्क। जैसे बोला जाता था वो 40 दिन तक बच्चे को किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे, चलिया बोलते थे शायद। हाँ, राइट, चलिया। हाँ, ऐसे होता था कि बच्चा जब पैदा हुआ है तो माँ और बच्चा रहेंगे बस साथ में, और कोई उनके रूम में नहीं जाएगा। आप ये सोचिए ना, आप इन्फेक्शन प्रिवेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, पर आजकल कोई नहीं करता सर ऐसे। अब जाने के लिए आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे वो, बट दैट वाज थिंकिंग, उनको पता चल गया था कि हाँ पहले 40 दिन का ये इंपॉर्टेंस है कि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए सिर्फ एक ही बंदा उसकी केयर करे, एक ही वो करे, ज़्यादा लोग उसके पास ना जाएं। आजकल तो कभी कभी हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि पूरे हॉस्पिटल घूम के वो आ रहे हैं, वो नोट उनकी जेब में है, वो बच्चे के साइड में रख जाते हैं कि अरे बच्चा हुआ है, लिफाफा रख जाते हैं साइड में, वो देखा ही होगा ऐसे शगुन के तौर पे। तो आप इन्फेक्शन दे रहे हो उसको। और एक और चीज़ सर इसके साथ जुड़ी हुई है, मैंने एक चीज़ मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जन्म घुट्टी, इसका कोई रोल है सर? नहीं, कोई रोल नहीं है। पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ओनली ब्रेस्ट फीडिंग। अब अगर आप डिटेल्स चाहे मैं नॉर्मल लैंग्वेज में ये बोलूँ तो देयर इज़ सम हायर इंटेलिजेंस जिसको हम मैच नहीं कर सकते। जब एक बच्चा जब ब्रेस्ट मिल्क पे जब ब्रेस्ट लेने के लिए जाता है तो ब्रेस्ट पे जब अटैच होता है तो उसके जो मदर की ब्रेस्ट होती है उस पर एरियल होता है, उसके ऊपर निपल्स होते हैं, उसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं। दे कैन जज कि बच्चे को पानी ज़्यादा चाहिए इस टाइम पे कि इस टाइम पे बच्चा ज़्यादा भूखा है। उसके माउथ के उससे वो पता चल जाता है, तो वो उस हिसाब से सेक्रीशन कर लेता है मिल्क की भी। ओके। You cannot anytime match a higher intelligence that is prevailing in this world. So I would say be as natural as possible, minimal intervention and maximum support. मैक्सिमम सपोर्ट। Yes. जितना आप बच्चे को सपोर्ट कर सकते हो जब वो पैदा हुआ है, सपोर्ट करिए। इंटरवीन जितना हो सके उतना कम कीजिए, जहाँ पे उसको सपोर्ट की ज़रूरत है दीजिए, अदरवाइज बच्चा अपने आप सब संभाल लेगा। वैसे सर काफ़ी सारे पॉडकास्ट मैंने देखे हैं और लोग सुन तो लेते हैं अगर थोड़ी सी डीप और बात करें, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं सर। ये जो आप बातें बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है सर, लोगों को ये चीज़ें पता है, ये जान करके करते हैं ये जो चीज़ें हैं? है तो छोटी सी सर। तो फिर मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि एक्चुअली में जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है ना, ब्रेस्ट फीडिंग का
जैसे कंसेप्ट जो आप पूछ रहे हैं, ये वहीं से शुरू हो जाना चाहिए। एक्चुअली में उसको काउंसिल करना और उसको ये बताना जब वो डॉक्टर के पास जाती है। एक्चुअली में हम लोग इतने बिज़ी हो गए हैं कि शायद डॉक्टर्स और सब हम लोग इतने बिज़ी हो गए हैं, या ऐसा हो गया कि हम लोग वो शायद भूल जाते हैं बताना कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहाँ से काउंसलिंग शुरू कर दो, जब एक मदर प्रेग्नेंट है, मे बी बाय 3rd ट्राइमेस्टर से आप उसको बताना शुरू करो कि उसके क्या फ़ायदे हैं और मदर को भी क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको ये जो भी अब मदर के अंदर फैट ले डाउन हो रहा है और जो भी कुछ एनर्जी रिजर्व हो रहा है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए हो रहा है, ठीक है, बच्चे को। तो अगर आप जैसे मॉडर्न सोसाइटी में अगर आप अपना फिगर भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो यू हैव टू लूज़ दैट फैट। सो इंस्टेड ऑफ लूजिंग इट इन अ जिम और गोइंग एंड डूइंग some exercises, the best would be to feed your baby, so you would automatically lose that amount of fat that you have deposited on your body. That will go down, definitely go down. ये बहुत अच्छी सर आपने बात बताई है कि अगर जो अब माँ है बच्चे को दूध पिलाएगी तो उसका फैट भी रिड्यूस होगा सर। ग्रेट सर, ग्रेट। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, सभी को ये मुझे लगता है सभी अच्छे से सर इसको सुनेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सर। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो बोलते हैं ना लोग कि हमारा दूध नहीं आता। हाँ सर, ये मैं पूछने वाला था आपसे। ये वेरी इंपॉर्टेंट। दूध सच में मैं ऐसे बोलूँ तो देयर इज़ नो लैक्टेशन फेलियर। एक्चुअली में अगर कोई फीड कराना, जो मदर फीड कराना चाहे, ठीक है, तो ऐसा देयर इज़ नथिंग दैट इज़ स्टॉपिंग हर फ्रॉम डूइंग इट। तो बेसिकली जो आपकी लैक्टेशन है वो सारी आपके हार्मोन से कंट्रोल होती है, ब्रेन से कंट्रोल होती है, आपके इमोशन से कंट्रोल होती है। इफ़ यू आर विलिंग टू फीड योर चाइल्ड और आपका उसके प्रति प्यार है और आप उसको पिलाना चाहते हो, तो इतना आएगा कि आप जितना मर्जी चाहो, जब तक मैं 1-2 साल तक आप आराम से फीड करवा सकते हो बच्चे को। देयर इज़ नो स्टॉपिंग। मिल्क कभी भी नहीं रुकेगा जगह। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि हम लोग बॉटल इनिशिएट कर देते हैं। यस, तो बॉटल एक बारी आपने इनिशिएट कर दिया तो एक समझिए कि बॉटल से ऐसे करके बॉटल से निपल से दूध गिर रहा है उसके मुंह में, ठीक है, तो बच्चे को लग रहा है कि आराम से आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद शक भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट मच एफर्ट रिक्वायर्ड टू ड्रिंक दैट मिल्क। फिर आप उसको एकदम से ब्रेस्ट पे लगाओगे तो उसको कन्फ्यूजन हो जाती है, उसको लगता है अरे आ क्यों नहीं रहा, समहाउ ये आ क्यों नहीं रहा। तो वो जोर नहीं लगाता, वो तो उतना ही एफर्ट करता है जितनी उसकी आदत हो गई है। वो उसको निपल कन्फ्यूजन हो जाती है, जिसकी वजह से जो थोड़ा सा मिल्क जो आगे आगे स्टोर होता है ना ब्रेस्ट में, वो तो मिल जाएगा उसको। उसके बाद वो उतना एफर्ट नहीं करेगा तो वो उसकी फीड पूरी नहीं होगी, तो वो थोड़ी देर बाद रोने लग पड़ेगा। तो फिर माँ बोलते अरे मेरा दूध पूरा नहीं हो रहा। सो अगर आपने बॉटल शुरू करी है तो यू आर गोइंग टू फेस निपल कन्फ्यूजन सम और द अदर टाइम। मतलब कि मेन बात यही आती है कि काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पहले से ही अगर उस प्रेग्नेंट वुमन की काउंसलिंग हो रही है तो मुझे लगता है कि ये ब्रेस्ट फीडिंग वाला जो है बढ़ जाएगा, इसका नंबर शायद ज़्यादा बढ़ जाएगा। कि ब्रेस्ट कैंसर और ये सब की चीज़ें भी मदर में कम हो जाती हैं फ्यू ब्रेस्ट फीड। सिंपल सा फंडा है यार कि अगर आप किसी भगवान ने आपको मतलब अगर ब्रेस्ट हैं जैसे और उनका मेन काम ये है कि आपने बच्चे को फीड कराना है, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दैट फॉर दैट पर्पस व्हाट इट हैज़ बीन गिवन टू यू, तो कोई भी चीज़ जिसकी आप जो काम जिसको करना है अगर आप नहीं करो तो वो ख़राब हो जाती है। तो वैसे ही फॉर द ब्रेस्ट की अगर आप जो उसका फंक्शन है अगर आप उससे वो पूरा फंक्शन नहीं ले रहे हो और उसको जो साइकिल में जाना है उससे नहीं जा रहे हो तो यू विल लैंड अप इन ट्रबल। एग्जैक्टली। तो ये मैं चाहता हूँ सर हमारी जो ये कॉन्वर्सेशन है बेस्ट कॉन्वर्सेशन हो। हम कोशिश करेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी थोड़ी कम यूज़ करें क्योंकि इसको लेमैन भी समझ सके। हमारी इंडिया की बेस्ट कॉन्वर्सेशन हो सर। और लोग मुझे सुनते हैं सर, जो मेरा चैनल है उसमें सुनते हैं। मेरी एक यूट्यूब फैमिली है, मेरी एक फेसबुक फैमिली भी है और इंस्टाग्राम फैमिली भी है और मेरे को सुनते हैं सर लोग। तो इसीलिए मैंने कहा बच्चों पे अच्छे से एक पॉडकास्ट होना चाहिए। तो ये तो हो गया सर मदर ब्रेस्ट फीडिंग का, मतलब कि अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने सर जैसे मैं फील्ड में जाता हूँ, मुझे फील्ड का काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैं उसी बेसिस पे आपसे पूछ रहा हूँ। अगर बच्चे को चेक किया, अगर साथ में उसके पेरेंट्स आते हैं, यूजली मदर आती है सर उसकी, तो पूछता हूँ कि कौन सा दूध ले रहे हैं। अगर थोड़ी सी कोई दिक्कत हो मुझे लगे तो, क्योंकि हमने सर स्क्रीनिंग करनी होती है,
यू आर द कंसल्टेंट, हमने आपके पास सेंड करने होते हैं कि अगर कोई डिजीज़ होगी तो हम इवन कि हमने ट्रीटमेंट नहीं करनी होती, हमने आपको रेफ़र करना होता है। अगर वैसे हिस्ट्री के लिए पूछें कि क्या दिक्कत है, कौन सा दूध पिलाते हैं, तो सभी यही बोलते हैं। मैंने किसी से भी नहीं, इवन कि 1% भी सर ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, नहीं सुना कि मैं अपना दूध पिला रही हूँ उसको डब्बे वाला दूध या काउ मिल्क या बफलो मिल्क। और एक तो बच्चे की माँ होगी सर, दूसरी जो उसके साथ जो उसकी नानी आ रही है या दादी आ रही है, वो उनका भी सर यही होता है कि इसको दूध ही नहीं आ रहा। मैक्सिमम सर, मैक्सिमम यही होता है। वो प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है जब वो बीच में आपके बॉटल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वो एक जो आई थिंक मोस्ट कॉमनेस्ट एक्सक्यूज़ ये है कि जब इसने, या तो अगर इफ़ वर्किंग लेडी है तो इसने 6 महीने बाद काम पे जाना है, तो इसके तब प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए बॉटल पहले से इंट्रोड्यूस कर दी, एक ही टाइम दे रहे हैं, रात में दे रहे हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जिस मैं लेमैन की टर्म्स में या वो बोलूँगा कि जो अमृत वेला होता है ना, जिसको अमृत वेले बोलते हैं, स्पेशली वो वाली फीड्स जो रात के टाइम पे और अमृत वेले के टाइम पे होती हैं, दैट इज़ द टाइम जब आपका हार्मोन सेक्रीशन बहुत अच्छे लेवल पे होती है। अगर आपने वो वाली फीड दी है, ठीक है, स्पेशली वो वाली फीड अगर आपने दी है, तो आपके अगले दिन फीड अच्छी आएगी। देयर इज़ नथिंग दैट इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम हैविंग गुड फीड, ठीक है। तो अगर आप वो फीड नहीं दे रहे हो, वो स्किप कर रहे हो नाइट फीड्स, बेसिकली नाइट फीड्स वो नाइट ही मानेंगे, तो वो वाली फीड जब आप स्किप कर रहे हो, तो अगले दिन आपका सेक्रीशन इतना अच्छा नहीं होगा, बिकॉज वो टाइम मिस कर दिया आपने। ओके, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, ये भी हमारे व्यूअर्स को पता चलने चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सर मतलब कि इनको कैसे, इनकी पेरेंट्स की, जब बच्चा हो गया सर, समझो वो बॉटल मिल्क पिला रहे हैं सर बच्चे को, अपना फीड नहीं दे रहे हैं सर, तो इनकी उस टाइम भी काउंसलिंग कर सकते हैं सर? डेफिनेटली, आप जब भी चाहें अपने मतलब एज पेशेंट जो हैं आपके, उनकी काउंसलिंग करके अगर उनको बता सकते हैं। और वंस यू स्टार्ट फीडिंग द बेबी, अगर आप ढंग से फीड करना शुरू करेंगे और प्यार से रहेंगे उसके साथ, टेंशन फ्री होके फीड कराएंगे, बिना ये सोचे कि मेरा दूध नहीं आ रहा, हैव कॉन्फिडेंस, फीड द चाइल्ड, वो आएगा। और क्योंकि दूध में भी क्या होता है, 90% तो वाटर ही होता है ना, तो अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा है, ठीक है, आप अच्छा खाना खा रहे हैं और अच्छी तरह से फीड कराना चाहते हैं, तो देयर इज़ नो स्टॉपिंग यू फ्रॉम फीडिंग द चाइल्ड। और जैसे मैं वो बोल रहा था कि मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज़ यही होता है कि हाँ, मदर ने बाद में जाना है या बाद में बॉटल लेने में मुश्किल होगी। देयर इज़ नो नीड ऑफ बॉटल, देयर आर मैनी अदर थिंग्स दैट कैन बी डन। अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने की ज़रूरत नहीं है एज सच। अगर आप चाहें तो अपना ही मिल्क को निकाल के जा सकते हैं और किसी को दे सकते हैं। दैट कैन बी रियली एक्सप्लेन्ड। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो मैं आपको टाइम और ये बता सकते हैं कि इतना ये मिल्क निकाल के आप इसको रूम टेम्परेचर पे या फ्रिज में उसको स्टोर कर सकते हैं, एंड देन विदाउट मतलब उसको फ्लेम पे नहीं लेके जाना है, बस उसको रूम टेम्परेचर पे लाइए और उसको फीड कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज स्पेसिफिक टाइम लिमिट जो कि आप इसमें कर सकते हैं। आप ऐसा मान के चलिए कि आप फ्रिज में रख रहे हैं तो अराउंड 48 आवर्स तक वो दूध नहीं ख़राब होने वाला है, एंड यू कैन फीड द चाइल्ड लेटर ऑन रूम टेम्परेचर पे लाके बेटर। ये और जैसे अब आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, अब आप अपने काम पे जाते हैं तो फीडिंग तो आएगी, आपके ब्रेस्ट एंगॉर्ज होंगे ही होंगे। सो यू कैन ऑलवेज यूज़ द वॉशरूम एंड टेक अ बाउल, स्टाइल बाउल विद यू, एंड उसमें आप अपना मिल्क स्टोर कर लो और उस पर डेट और टाइम डाल लो कि ये इतने बजे निकाला था, तो उस हिसाब से जो मिल्क पहले निकला था पहले फीड कराते जाओ और वो बाद में कराते जाओ। सो योर बेबी इज़ नॉट लेफ्ट विदाउट द ब्रेस्ट मिल्क। ओके, लेकिन सर उसको निकाल के तो वो बॉटल में पिलाना पड़ेगा? बोतल में क्यों, आप चम्मच से पिला सकते हैं स्टोर करके उसको आराम से। पहले डे कटोरी चम्मच से पिला सकते हैं। कटोरी यूज़ करते हैं हम लोग आजकल, डायरेक्टली कटोरी भी कर सकते हैं, पहले डे आता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन एंड देयर इज़ ऑलवेज हेल्प अवेलेबल इफ़ यू आस्क फॉर इट। ग्रेट। मतलब कि सीधी बात है, 6 महीने तक मतलब कि कुछ नहीं देना बेबी को? नहीं, कुछ नहीं सिवाय ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, राइट। सर अगर उसके बाद भी पिलाना चाहें तो पिला सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। कितनी देर तक सर? आप 2 साल तक तो आराम से पिला सकते हैं। इनफैक्ट हाँ, 2 years तक तो देयर इज़ नो हिंड्रेंस
ओके। ब्रेस्ट फीडिंग या बेबी आराम से आप करा सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरी बेटी है सर, उसने 3 साल तक मदर मिल्क पिया है सर। इनफैक्ट जो आजकल जो लेटेस्ट स्टडी है वो बोलते हैं कि जब तक बच्चा पीना चाहे, जब तक पीना चाहे। हाँ, एटलीस्ट अपर लिमिट ऑफ 5 साल मान लीजिए। 5 साल तक। हाँ, बट अगर तो वैसे बेसिकली तो 2 साल तक इस स्टैंडर्ड कि हाँ आप करा सकते हैं, बट बच्चा पीना चाहे और मदर इज़ कंफर्टेबल फीडिंग तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं सर, मिल्क जैसे नहीं आए, कुछ होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं सर? जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, देयर इज़ एक्चुअली में फिजियोलॉजिकली लैक्टेशन फेलियर नहीं होता, नहीं होता। ठीक है। और ऐसा है कि अगर आप फीड नहीं करवा रहे हो, आपके हार्मोन सेक्रीट नहीं हो रहे हैं, तो धीरे 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 करके यू विल गेट इनटू लैक्टेशन फेलियर। वो दैट इज़ बिकॉज जो आप दे ही नहीं रहे हो, फिर ब्रेस्ट एंगॉर्ज हो रहे हैं, धीरे धीरे करके वो फीडबैक मैकेनिज्म से उसको ब्रेन सेक्रीशन कम कर देता है धीरे धीरे, तो बिकॉज देन यू आर नॉट यूजिंग इट, तो फिर वो सेक्रीशन ही बंद हो जाती है। मैंने देखा है सर, यूजली काफ़ी लोगों को देखा है, इवन कि मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है, जब भी उनको कभी मिलते हैं सर जैसे रिलेटिव्स, तो बच्चा छोटा है तो मेरी आदत होती है, मैं पूछ लेता हूँ, दूध पिला रहे होते हैं सर बॉटल से, तो अपना दूध देते हो, मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं आता ही नहीं है जी। तो ये तो सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। हमारे बच्चे कैसे सर फिज़िकली और मेंटली सर स्ट्रांग होंगे सर, अगर मदर मिल्क लेंगे ही नहीं सर? बहुत बड़ा सर ये तो मुद्दा है सर। ये डेफिनेटली बहुत बड़ा मुद्दा है, और गवर्नमेंट्स तो चाह रही हैं कि आप ब्रेस्ट मिल्क पे वापस आएँ, इसलिए वो चाहती ही नहीं है कि कोई एज सच आई कॉल इट डब्बा को प्रमोट करें। सो देयर शुड बी नो डब्बा बेबी। डब्बा भी सो कोई ऐसा बेबी नहीं होना चाहिए जो डब्बे पे रहे, एंड एवरीवन शुड बी, जो भी बच्चा पैदा हो वो ब्रेस्ट मिल्क पे रहे, एंड आगे जाके कंपनीज कितना फ़ायदा उठा रही हैं सर इस चीज़ का? डेफिनेटली। अब हर एक चीज़, हर एक जगह पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन निकाल के कंपनीज तो उसका फ़ायदा उठाएंगी। माय गॉड, ये तो सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 6 महीने के बाद, उसके बाद सर? उसके बाद आप साथ साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर सकते हो बेसिकली। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मीन्स? इसका मतलब ये है, पहले हम इसको वीनिंग बोलते थे, वीनिंग ना बोल के, वीनिंग नहीं बोल के, मतलब वीनिंग का मतलब हो गया कि ब्रेस्ट मिल्क से हटा देना, सो वी नॉट गोइंग टू डू दैट। इसको कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पहले से मिल्क भी चल रहा है और साथ साथ में आपने खाना भी इंट्रोड्यूस कर दिया। खाना, ओके। खाने में सर, खाने की बात करते हैं। हाँ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनफैक्ट ये जो 6 महीने का पीरियड होता है ना, जब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज़ द टाइम जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। 6 महीने के बाद? यस, उसी टाइम पे न्यूट्रिशन बच्चे की जो है कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू होती है, क्योंकि देयर आर सम थिंग बिलीव्स और सम थिंग्स कि सिर्फ दाल का पानी देते हैं। दाल का पानी बहुत लोग, आई डोंट थिंक दैट इज़ द राइट अप्रोच टू इट, ठीक है। तो बेसिकली दाल का पानी देना नहीं सूटेबल है। आप जो आप बेसिकली अगर आप ऐसे सोचो कि प्रोटीन पार्ट और वो सब तो दाल में रह गया, सो पानी इज़ नथिंग इज़ कैरिंग नथिंग इन इट, सो न्यूट्रिशन तो जा ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, दाल तो प्रोटीन तो आप खा गए या फेंक दिया, बिल्कुल तो ऐसा नहीं है। तो अगर आपने 6 महीने बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इंट्रोड्यूस भी करनी है, तो आपको आप हर एक चीज़ को जैसे एक कंसिस्टेंसी में बना के सेमी सॉलिड टाइप, लिक्विड टू सेमी सॉलिड टाइप, ठीक है, जो चम्मच से बिल्कुल एकदम से भी ना नीचे गिर जाए, एक वो बना के भी ना ऐसे जैसे टंग बना के चम्मच से धीरे से नीचे गिर रहा है, सेमी सॉलिड टाइप में, जैसे सर खिचड़ी बनती है जैसे। हाँ, खिचड़ी भी, बट उसमें भी अभी लम्प्स होते हैं, लम्प्स ना हो, इट शुड बी स्मूथ, एंड वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का बना के आप बच्चे को फीड करना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो ये अच्छा, इसमें नो डब्बा फूड, हम किसी का नाम नहीं लेंगे सर। मैंने तो कभी भी इसको नाम ब्रेस्ट मिल्क को प्रमोट किया है हमेशा, और ना ही कभी डब्बा वाला दूध, और ना ही कभी डब्बा फूड को इंट्रोड्यूस किया। अब आप वो सोचिए ना कि डब्बे में भी क्या ही है, बेसिकली वो उसको करके बना के ड्राई करके उसको उसमें डाल रहे हैं। सो a fresh that you can prepare and give your child, how can that be compared to something that has been made I don't know how many months back and then dried and kept in that डब्बा, प्लस उसमें केमिकल्स अलग से डले हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए। सो व्हाट आर यू गिविंग योर चाइल्ड? थिंक
तो हमारे बच्चे सर कैसे हमारे हमारे देश के बच्चे, हमारे इंडिया के बच्चे कैसे सर ओलंपिक्स खेलेंगे, आप बताइए सर। ओलंपिक्स में हमारा नंबर फिर भी सर देखो कितना पीछे है, तो यहीं से सर स्टार्ट होंगे बच्चे, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ यहीं से तो स्टार्ट होगी सर। एक मैंने वही बोला ना, फाउंडेशन जो है वो आपकी बचपन में ही ले हो रही है, वो पहले 1000 दिन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप उन पहले 1000 दिन में कर रहे हो वो आपका बच्चा 1000 डेज में, वो आपका बच्चा पूरी लाइफ कैरी करेगा। इनफैक्ट वही बोलें तो ब्रेन की डेवलपमेंट भी जो पहले 1000 दिन में होती है, दैट इज़ नॉट कंपेरेबल टू इवन योर लाइफ टाइम उसके बाद जो डेवलपमेंट होती है। मतलब कि आप कहना चाहते हैं जो फर्स्ट 1000 डेज में हो गई उसके बाद नहीं होगी सर? उसके बाद नहीं होगी, स्लो डाउन हो जाती है एंड एक टाइम पे आके वो मतलब एक प्लेटू पे आ जाती है, फिर ज़्यादा नहीं बढ़ते, आ जाता है। ठीक है, तो आप वैसे ही देख लेना, ग्रोथ को भी आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा इतना पैदा हो गया फिर 2 साल पे ऑलमोस्ट, आप ऐसे समझ लो कि 2 साल पे जो बच्चा एक हाइट भी अचीव करता है उसकी अगर आप डबल कर लो तो दैट इज़ व्हाट वी कंसिडर कि उसकी एडल्ट हाइट होगी। तो आप सोच लो कि 1-2 साल में उसने हाफ ऑफ हिज हाइट अचीव कर ली और पूरी ज़िंदगी के बाद अब वो सिर्फ वो आधी और हाइट अचीव करेगा इतने सालों में लगा के। तो ग्रोथ सिग्निफिकेंटली जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। पहले 1000 दिन आपकी फाउंडेशन ले हो रही है, सो इट इज़ अप टू यू कि आप क्या दे रहे हो। फर्स्ट 1000 डेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर। डेफिनेटली इट इज़। ओके। अच्छा, 6 महीने के बाद कम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट कर दिया, उसमें ये भी सर मैंने सुना है कि हमारा बच्चा खाता ही नहीं है। दैट इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन सर, हमारा बच्चा खाता ही नहीं है। तो उसमें सर प्लीज़ करेक्ट इफ़ आई एम रॉन्ग, कि बच्चे का सर टेस्ट देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर, कि घर में जो सभी हैं माहौल कैसा है, या अगर कोई वर्किंग है या वर्किंग नहीं भी है, तो मुझे लगता है सर कि बच्चे का टेस्ट हमें पहचानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर, कि वो उसको मीठा पसंद है या नमकीन पसंद है। तो कई बार क्या होता है सर, घर में जो बना होता है वो ही खिलाने की कोशिश करते हैं बच्चे को, बच्चा मना कर देता है क्योंकि बच्चा चूज़ी होता है सर। आई एम राइट सर? बच्चा चूज़ी होता है, तो ये टेस्ट पहचानना उन पेरेंट्स को इज़ इम्पॉर्टेंट सर। टेस्ट नहीं, बेसिकली बच्चे को आप ही खिलाना सिखा रहे हो। ठीक है, ओके। जो आप खिलाना सिखाओगे और जिस इन्वायरमेंट में आप खिलाना सिखाओगे, आप जैसे उसको रेयर करोगे वो वैसा ही रेयर होगा। ठीक है, अच्छा। अगर आप उसको सिखा रहे हो शुरू से ही इकट्ठे सभी बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है, और सारे इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं, ही इज़ लर्निंग कि वो आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, मतलब जो मर्जी हो खाना, ही इज़ ऑब्जर्विंग। अगर आप किसी चीज़ को मना कर रहे हैं या अगर वो कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के लिए फंसी हैं या कोई और फंसी है, तो इवेंचुअली दे ट्राई टू कॉपी करेगा वो। अगर उसको सब कुछ इंट्रोड्यूस कराया है, सारा कुछ दिया है, देयर इज़ प्रेफरेंस बाय द चाइल्ड। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बट देन दैट इज़ नॉट जस्ट इन 1 or 2 सेटिंग्स। हम ऐसे नहीं बोलते कि मतलब अगर आपको मैं वो बोलूँ कि आपको एक ही खाना अगर आप 14 बारी डिफरेंट सेटिंग्स में दो और फिर भी बच्चा नहीं लेता, तब आप बोल सकते हो कि शायद ही डज़ नॉट लाइक दैट फूड, तब जाके 14 टाइम्स 14 टाइम्स तो बहुत ज़्यादा सर, ये तो बहुत ज़्यादा। 10 से 14 बारी आप डिफरेंट सेटिंग्स में आप वो करके देखिए, फिर आप डिसाइड करिए कि, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे उसको कोई और प्रॉब्लम हो रही हो, या उसका खेलने का मन हो, या उसका सोने का मन हो, और आपने उसको खाना खिलाना शुरू किया है तो उसको वो अभी खाना पसंद नहीं आ रहा। फिर आप उसको मतलब उसकी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि शायद उसका जिसके साथ वो खाना पसंद करता है उसके फादर या कोई है नहीं है साथ में, या जो उसको खिलाना जिसके साथ वो खाना आदि हो गया वो नहीं है या आसपास नहीं है, देयर इज सम अदर ट्रबल, कुछ उसको फीवर है या कुछ है, तो डोंट जज। ओके, आप अपना पार्ट करिए, धीरे धीरे अपने आप सब कुछ वो लेना शुरू कर देगा। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप बेसिकली 6 महीने पे आप अपने बच्चे को करते नहीं हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इंट्रोड्यूस, आप लेट कर देते हैं, तो इवन माउथ के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, एक बोलस बना के फूड को गल्प करना सीखना, वो सब डिले होता जाता है। फिर वहाँ से वो फिर प्रॉब्लम शुरू होती है, वो बढ़ती कि बच्चा खाना ही नहीं खाता, वहाँ तक पहुँच जाता है। ओके, सो एवरी स्टेप दैट यू टेक इज इम्पोर्टेंट। मतलब कि बच्चा खाने में चूज़ी नहीं होता है? हो सकता है हो सकता है, हाँ, बट वो भी
टाइम लगेगा वो आपको देखने में। जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट सेटिंग्स में आप वही खाना खा के खिला के देखिए, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा। मे बी बहुत स्पेसिफिकली किसी खाने के लिए बहुत ज़्यादा चूज़ी होना, छोटा बच्चा तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट छोटा बच्चा नहीं, एज यू एज बच्चा बड़ा होता जाएगा, ही विल हैव हिज प्रेफरेंसेस, बट देन यू विल नो दैट एंड ही विल बी एबल टू कम्युनिकेट टू यू। ठीक है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि बच्चा बिल्कुल ही नहीं खा रहा, कि ही इज़ जस्ट टेकिंग, जो वो बोलते हैं चिप्स और कुरकुरे तो खा लेता है, बस रोटी नहीं खाता, वो वाले कंडीशन नहीं आना चाहिए। आगे मैं यही बात करने वाला था। अब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो जाता है मार्केट फूड सर। उसमें सर ऐसे टेस्ट होते हैं, मुझे लगता है ये कंपनी वालों ने सर साइंटिस्ट हायर किए होते हैं कि लोगों को टेस्ट पिक करने के लिए, कि लोगों का बच्चों का टेस्ट क्या है, वो उसी तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो बच्चे उसी में इंडल्ज हो जाते हैं। अब सब ये जो मार्केट फूड है जो इंट्रोड्यूस हो जाता है, मुझे लगता है कि कईयों तो छोटे, मुझे लगता है 9 महीने के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, मुझे लगता है मार्केट फूड। और उनको देता कौन है? वही तो है ना सर, ये तो हम ही है ना। ये पेरेंट्स ही जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो हमने कितना देना है क्वांटिटी और कितना फ्रीक्वेंटली देना है, वो हम पे डिपेंड करता है ना। ही इज़ नॉट गोइंग टू गो आउट एंड बाई इट फॉर हिमसेल्फ। तो आपको कितना देना है, वो आपको एक लिमिट होनी चाहिए कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करिए, कि मतलब इतने हफ्ते में मतलब 1 या 2 बारी हो गया, या फिर 2 हफ्ते में 1 या 2 बारी हो गया, एंड दिस इज़ द क्वांटिटी दैट आई एम गोइंग टू गिव टू यू। वो मान जाएगा धीरे धीरे, राइट। ही विल बी यूज टू दैट। अगर आपने उसको हर बारी उसने बोला कि हाँ मुझे चाहिए चाहिए, तो आपने ला के दिया, तो ही इवेंचुअली और शी इवेंचुअली डेवलप्स कि हाँ नहीं मुझे मिल तो जाएगा ऐसे। बच्चे फजी होते हैं सर? हर एक का अपना टेम्परमेंट होता है, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। वो डेवलपमेंट जैसे जैसे बनती जाती है, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर फैमिली इन्वायरमेंट। जैसे जैसे वो कैसे वो डेवलप हो रहा है, वो जो पिकअप करता है बच्चा वो रिफ्लेक्ट करता है आगे जाके। सो ओके, इट डज़ हैपन कि जो इसीलिए बोलते हैं कि कभी अगर 2 ट्विन्स भी हैं, ठीक है, और अगर वो 2 अलग अलग घर में प्लेस्ड हैं, बेशक उनके जीन्स सेम हैं, एवरीथिंग इज सेम, बट अगर आप उनका एनवायरनमेंट अलग कर देते हो तो दे विल ग्रो आउट टू बी 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। हाँ वो तो होगा ही सर, क्योंकि एक अलग रह रहा है, दूसरा अलग रहेगा, तो एनवायरनमेंट हैज़ इट्स इफेक्ट्स। सो डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट। हाँ, जो जिसमें आप रेयर हो रहे हो और आपको क्या एक्सपोजर मिल रहा है, आपको क्या क्या आपको कितने आपके पेरेंट्स आपको केयर कर रहे हैं, कितनी इंटेलिजेंसी से आपको हैंडल करा जा रहा है, कितना आपका केयर करा जा रहा है, तो दैट विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट। फिर वो बिहेवियर आप पे रिफ्लेक्ट होगा आगे जाके, कि आप कैसे बोलते हो, आप फंसी ज़्यादा रहते हो, नहीं रहते हो, आप हमेशा टेंशन में हो, या क्या है वो सब। वही बोला ना, बचपन से मतलब आपका सब कुछ ले हो रहा है कि आप क्या बनोगे आगे जाके। आई थिंक सर बच्चों को पैदा करना तो इजी है, लेकिन संभालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफ़िकल्ट। यस, इन अ वे यस, डिफ़िकल्ट तो नहीं, बट अगर आप प्रॉपरली अगर आप हेल्प लेते हो, अपनी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है एक बच्चे को संभालने में, अगर सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं और सभी क्या, आई थिंक यही कंसेप्ट, फिर से मैं वहीं वापस आऊँगा, आप बोलोगे, बट सीरियसली जो हमारे जैसे होता था, एक फैमिली इकट्ठे रहती थी पहले, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, तो वहाँ पे जो बच्चे पल जाते थे आपको पता भी नहीं चलता था कि आपका बच्चा पल गया है, और देयर वर सो मैनी पीपल टू केयर, लुक आफ्टर चाइल्ड, देयर वाज सो मच ऑफ एक्सपोजर, और बच्चे होते थे फैमिली में, बच्चा सभी के साथ खेलता था, अपने बड़ों के साथ, छोटों के साथ। आजकल जो स्कूल में बोलते हैं शेयर करना सीखो, शेयर करना सीखो, बच्चे को बोलते हैं, आप अपने आप ही सीख जाते थे उस टाइम पे शेयर करना, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते थे, तो सभी को, जब आपका बड़ा भाई आपके साथ हर चीज़ शेयर कर रहा है, तो आप अपने आप ही सीख जाओगे शेयर करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगेन वही कंसेप्ट्स जो थे पहले, वो दे वर रियली स्टडीड एंड मेड, नॉट दे वर नॉट जस्ट वेग। जो हमारे पीछे एंसेस्टर्स के जो दादा परदादा पीछे थे, देर आर थिंग्स आई वुड से कि 100% सब कुछ तो सही नहीं होता, देर आर फ्यू चेंजेस दैट समटाइम्स नीड टू बी मेड, बट
ऐसा समझ के चलिए कि 80% चीज़ें तो मोस्टली सही ही होंगी, बट ओवर द टाइम कई चीज़ें वो उस टाइम के लिए सही होंगी, अभी के लिए थोड़ा सा उसमें वेरिएशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए हैं, जैसे जैसे हमारी एनवायरनमेंट्स चेंज हुई हैं, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट द बेसिक प्रिंसिपल स्टिल रिमेन द सेम। ग्रेट सर, बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस सर आपने दी हमें, और बड़ी ग्रेट विजडम है सर आपके पास। मैंने सर बीइंग ए मेडिकल ऑफिसर, मैंने काफ़ी डॉक्टर्स के साथ काम किया है सर। मुझे भी 15-20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है सर मुझे, और मैंने सर कई डॉक्टर्स के साथ काम किया है, बहुत सारे डॉक्टर्स देखे हैं। मैं सच बोलता हूँ, यू आर द डिस्टिंक्ट सर। मैंने कुछ डिफरेंट है सर आप में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये आई थिंक ये गॉड की ब्लेसिंग है और मेरे पेरेंट्स की रेयरिंग है। आज मैं जो यहाँ पे हूँ, आई एम ड्यू टू माई पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा रेयर किया है और ऐसा बनाया है दैट, लाइक आई सेड, माई फाउंडेशन वॉज ऑल्सो लेड when I was a kid, so it is due to my parents that I am what I am. आप बेसिकली हिमाचल से हैं सर? हाँ। ग्रेट सर। और आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था सर? नहीं, मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था। यही चीज़ होती है जो ज़ीरो से सर कोई सक्सेसफुल बनता है, तो उसमें खुद की उसकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर। नेक्स्ट सर, अगर बच्चा और बड़ा हो गया, जैसे अब बात आती है स्क्रीन की सर, मोबाइल स्क्रीन की, वो कैसे सर हटाया जाए बच्चों को? मोबाइल शायद इस जनरेशन की सबसे बड़ी एडवांसमेंट, और वो बोलते हैं कि इट इज़ ऑल्सो अ डेवल। यस, डेफिनेटली इट इज़। क्यों, मतलब जितना मोबाइल्स की वजह से प्रॉब्लम्स अभी फेस हो रही हैं, जो हमारी जनरेशन शायद आगे जाके पता नहीं क्या होने वाला है, बिकॉज अब तो एआई भी आ गया सर। यस, वी आर ऑल स्ट्रक टू आवर स्क्रीन्स, वी जस्ट आर, पता नहीं अभी जो हम इंटेलेक्चुअल जो इंटेलेक्ट यूज़ करके हम कुछ करते भी थे या सोचते भी थे, समझते भी थे, आजकल तो मोबाइल है, वो हमारे लिए सब कर रहा है। एग्जैक्टली। सो वो बोलते हैं, जब जैसे आपको कोई मसल बनानी है, तो यू हैव टू ट्रेन इट। बिल्कुल, यू ट्रेन इट टू गेन इट, ठीक है। सो अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन ही नहीं किया एंड यू आर बिजी इन योर स्क्रीन्स एवरी टाइम, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग आउट ऑफ इट। और जहाँ तक बच्चों के लिए तो ये बहुत ही नुकसानदायक है, ठीक है। देयर इज़ एडवांटेज एंड देयर आर डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब आप उसको कैसे यूज़ करते हैं वो आपके ऊपर है। पर बच्चों में क्या एडवांटेज होगी सर? क्यों नहीं, डेफिनेटली। देखिए ना, अगर आप बच्चे को कुछ अच्छी चीज़ सिखा सकते हैं जो आप नहीं समझा पा रहे उसको, आप साथ बैठे हैं। हाँ, अगर आप साथ बैठे हैं, इवन आपने उसको कोई एजुकेशन देनी है, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज यूज़ दैट मीडियम, ठीक है। तो आप उसको एजुकेट करने के लिए, उसको कुछ सिखाने के लिए, कुछ अच्छा बताने के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। बट जस्ट सर्फिंग द नेट फॉर नो रीज़न एट ऑल, या जस्ट सीइंग द वीडियोज़ फॉर स्क्रॉल द, यस, that is you are wasting your energy, time, intellect. तो मुझे सर इसमें एक चीज़ मैं अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद इसमें ऐड करूँगा सर। मैं पिछले 20-25 साल से योगा कर रहा हूँ सर। जैसे मेरा चैनल है, मैं अपनी फैमिली को भी करवाता हूँ सर, अपनी मदर को भी, और अपनी वाइफ की, इवन अपनी बेटी को भी करवाता हूँ सर। सर मुझे लगता है कि योगा करने से, अगर आप अपने बच्चों को योगा करवाएंगे सर, मतलब कि बहुत जल्दी एज से, मतलब 3 साल की एज से कुछ पोजेस होते हैं सर बच्चों के, सिंपल पोजेस, बच्चों में वैसे ही बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है सर। अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं सर, मैंने ये चीज़ देखी है सर कि मुझ में भी कुछ क्रेविंग्स होती थी सर। इससे योगा आसन से, योगा पोजेस से हमारी क्रेविंग्स और एवर्जन्स सर कम होने लगती हैं सर। डेफिनेटली, ये मैंने सर देखा है इसमें। मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे योगा में सर, तो उनकी ये जो क्रेविंग्स, जैसे स्क्रीन है, या ये कुरकुरे, या ये जो चिप्स, ये मार्केट फूड खाते हैं, वो भी सर क्रेविंग कम होने लगती हैं इससे। मैंने देखा है सर ये चीज़। आप कैसे सर मानते हैं?
डेफिनेटली बहुत सही कह रहे हैं डॉक्टर राजन आप, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे मैंने बोला, दोबारा से आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, बट फाउंडेशन जो है वो उसी टाइम पे ले होती है। जो इसीलिए आपने देखा होगा स्कूल्स में भी एक्सरसाइज सिखाना, पीटी सिखाना, सब क्यों किया जाता है? देयर इज़ अ साइंटिफिक बेस टू दैट, कि आपको वहाँ से एक हेल्दी आदत डाली जाती है, ठीक है, कि आप ये सीखें और आप ये कंटिन्यू करें लाइफ में, तो आपको फ़र्क पड़ता है, ठीक है। एंड देयर इज़ साइंटिफिक स्टडी अबाउट दिस कि इट डज़ हेल्प, ठीक है। कुछ आई डोंट नो कैसे होता है, लेकिन क्रेविंग और एवर्जन्स आपकी कम होती हैं सर। मुझे में कई खाने की कुछ क्रेविंग्स होती थी या कुछ ऐसे कुछ क्रेविंग्स होती थी सर, मेरे में आज की डेट में बहुत कम है सर वो। क्योंकि मैं पिछले 15-20 साल से सर मैं योगा कर रहा हूँ डेली। मेरा ये है कि मैं बिना एक्सरसाइज से खाना नहीं खाता हूँ सर। माइंड एंड बॉडी दोनों आपके कंट्रोल में आते हैं, दोनों हेल्दी होते हैं। सो क्रेविंग्स का बेस होता है आप में कुछ एकदम से आई वुड से ब्रेन में और आपके बॉडी में किसी चीज़ की कमी होना, या फिर किसी चीज़ को एम्प्टी फील करना, टू गेट हैप्पी, to feel happy, to feel good about something you eat or you drink or you smoke or you whatever you do, that is just to feel happy, ठीक है ना। एग्जैक्टली आपको खुशी मिलती है उससे। वो खुशी, वो जब आप योगा करते हैं और या फिर आप एक्सरसाइज करते हैं, वो हार्मोन्स और वो केमिकल्स आप अपने ब्रेन में रिलीज़ करते हैं, ठीक है। सो जब आप अपने ब्रेन में वो केमिकल्स ऐसे ही रिलीज़ कर रहे हैं थ्रू योगा एंड थ्रू मेडिटेशन या हेल्दी प्रैक्टिसेस की वजह से, तो आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएंगी। मतलब कि सर इसको अगर थोड़ा सा और डीप बात करें कि बेसिकली ये डोपामिन गश होता है ब्रेन में, उसकी वजह से शायद ये चीज़ें होती हैं। अगर हम इसको डाइवर्ट कर दें योगा आसन में, योगा में, तो सर हमारी क्रेविंग्स जो हैं, हमारी जो डोपामिन है उसकी वजह से रिलीज़ होगा, उससे गश होगा सर, तो उससे क्रेविंग्स कम हो जाएंगी। तो इसके जो योगा का है इससे बढ़ जाएगा, तो उससे क्रेविंग कम हो जाएंगी सर। बेसिकली एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं बॉडी में जो आपको खुश रखते हैं, जिनसे हैप्पी हार्मोन्स जो भी बोले आप, जो भी हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। एंड यू ऑलरेडी फील दैट एक आपका एक कांस्टेंट लेवल चल रहा है अगर आप योगा कर रहे हो, कि इतना आपका हार्मोनल जो भी आप अब उसको नाम दीजिए, जो भी बोलिए, बिकॉज नॉट गेटिंग इनटू द केमिकल थिंग कि हर एक बंदा समझ सके। तो जो भी है वो एक आपका लेवल हो गया कि आप इतना मेंटेन कर रहे हो आप उसको, ठीक है, वो आपकी बॉडी में रेगुलरली सेक्रीट हो रहा है। तो यू डोंट नीड दैट स्पाइक्स टू फील हैप्पी, यू आर एट ब्लिस इन समहाउ। एग्जैक्टली, मतलब कि काम एक स्टेट हो जाएगी आपकी, एक काम स्टेट हो जाती है आपकी कि यू फील दैट। एग्जैक्टली। चलो ये तो हो गया सर। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, वैक्सीनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए? बहुत। वैक्सीनेशन आपको उन डिजीज़ से प्रिवेंट कर रही है जो हमें पता है कि आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम उसके लिए दवाई देने के बजाय हम उसको बॉडी को वैक्सीनेट करके बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन बेसिकली है क्या। बेसिकली यही है कि उस वायरस का कंपोनेंट या उस वायरस एज सच डेड वायरस या वायरस को थोड़ा सा कम बेसिकली जो डिजीज़ ना करे उसको कम करके उसकी इंटेंसिटी हम आपकी बॉडी में डाल रहे हैं और बॉडी को बता रहे हैं कि ओके दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू फाइट अगेंस्ट, ठीक है। सो बॉडी ने एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया, तो अगली बारी जब आपको एक्सपोजर होता है सच्ची में वो, तो इट विल बी टेकन केयर ऑफ इससे पहले कि वो फैल के आपको वो बीमारी दे। सो व्हाट इज़ बेटर, इतनी बारी बीमार होना या उस बीमारी से आपकी कुछ भी हो जाए, मतलब यू कुड इवन लैंड अप इन ट्रबल, ठीक है। तो वो करने के बजाय एक वैक्सीनेशन का शॉट। वैक्सीनेशन तो लोगों के माइंड में एक मिथ होता है सर, जो कि मैंने फील्ड में देखा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैक्सीनेशन होती है वो कंप्लीट वैक्सीनेशन है सर। कंप्लीट और नॉट कंप्लीट इज़ नॉट द क्वेश्चन। गवर्नमेंट आपको देती है वो चीज़, ठीक है, जो आपको मतलब गवर्नमेंट को बहुत लोगों को देनी होती है, मास बेसिस पे देनी होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखना होता है, ठीक है, और सारों तक पहुंच देखनी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट को ये देखना है कि गवर्नमेंट ये देखती है कि इस डिज़ीज़ से इतने केसेस हो रहे हैं सोसाइटी में, आपके अराउंड ही नहीं पूरी इंडिया में। जैसे गवर्नमेंट ने अगर इम्यूनाइजेशन टेबल बनाना, तो इससे इतनी मोर्टेलिटी है, इतनी मॉर्बिडिटी है, तो इसको हमने पहले टैकल करना है।
तो फिर उसके लिए वैक्सीन बनाई जाती है। बट इंडिविजुअली आप इसके अलावा भी वैक्सीन होती हैं, वो आप अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से लगा सकते हैं। एंड गेटिंग अ वैक्सीन इवन बियॉन्ड अ गवर्नमेंट सेक्टर इज़ नॉट बैड एट ऑल। वैक्सीन इज़ गोइंग टू प्रिवेंट यू फ्रॉम दैट डिजीज़। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास या सोसाइटी में कोई ऐसी है लोकली चीज़ जो आपको, जिससे आपको बचना है, या फिर आपके वो है, तो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ वैक्सीनेशन। और जहाँ तक वैक्सीनेशन गवर्नमेंट सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर कौन सी बेटर है, अगर सेम वैक्सीन है तो गवर्नमेंट में बहुत सारे चेक्स होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक जो वैक्सीन आती है वो सारी चेक होती है, प्रॉपर टेम्परेचर में होता है, सो इट इज़ नॉट बैड एट ऑल। एग्जैक्टली मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो बेसिक वैक्सीनेशन होती है वो हो जाती है। हाँ, हो जाती है। मतलब अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन करवा रहा है तो वो कंप्लीट है, मतलब बेसिक पूरी है उसकी। हाँ, बेसिक पूरी है। बाकी इससे भी ज़्यादा अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए डिजीज़ पे, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ वैक्सीनेशन इन द प्राइवेट सेक्टर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। डिजीज़ तो सर किसी को कोई भी हो सकती है। बट हर एक डिजीज़ के लिए वैक्सीनेशन नहीं है, बट जिनके लिए है तो उनके लिए वैक्सीन लगा लेना इज़ नॉट बैड। ओके, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वाई नॉट। जितने भी आप डिजीज़ के लिए प्रोटेक्शन ले सकते हो, बिकॉज यू नेवर नो वेयर यू गोइंग टू ट्रैवल। राइट, जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाने वाले हो, और आपको कौन सा डिजीज़ होने वाला है। ये तो गवर्नमेंट ने तो सबसे वो वाली डिजीज़ कवर करें जिनकी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी सबसे ज़्यादा है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो डिजीज़, मतलब जिनकी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी नहीं है वो आपको होगा ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं है। राइट। तो अगर आपको लगता है कि आप उससे अफोर्ड कर सकते हो तो आप उसके लिए वैक्सीन लगाओ ना। ओके, राइट। मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर में एक पूरा उनके पास ILR मशीन्स होती हैं, उनके डीप फ्रीज़र होते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास ये चीज़ें नहीं होती हैं। मैंने देखा है सर, कई बार उन्होंने फ्रिज में ही कई चीज़ें रखी होती हैं। दैट इज़ नॉट, मुझे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो लोग, उनकी वैक्सीन अच्छी नहीं होती है। नहीं, स्टोर करने का जो है ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ना कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं। ना, कईयों के पास अच्छे भी होंगे, कईयों के पास अच्छे भी होंगे, ऐसा नहीं है। तो बट ये है कि डेफिनेटली कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है। देयर इज़ नथिंग सुपीरियर और इन्फीरियर। कभी कभी गवर्नमेंट को लेके, सेक्टर को लेके होता है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली उसके लिए बोला कि गवर्नमेंट सेक्टर की वैक्सीन आर नॉट सब स्टैंडर्ड एट ऑल। यू शुड नॉट थिंक कि हाँ भैया मैंने गवर्नमेंट में फ्री की लग रही है तो वो सब स्टैंडर्ड होगी या कुछ ऐसा होगा। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। मतलब कि मेन चीज़ है कि वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। और वैक्सीन पे जैसे आपने बोला कि वो फ्रिज में रखते हैं, जैसे रखते हैं, वो प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है कि उस वैक्सीन को कैसे स्टोर करना है। उनके ऊपर वैक्सीन वाइल मॉनिटर्स होते हैं, एक्सपायरी होती है, सब कुछ होता है। एंड यू कैन ऑलवेज यूज़ दोज इंडिकेटर्स टू सी वेदर योर वैक्सीन इज स्पॉइल्ड और वेदर इट इज़ ओके। सो एक पीडियाट्रिशियन डेफिनेटली जानता है कि वो क्या काम कर रहा है। सो आई वुडेंट से कि दिस इज़ बेटर और दिस इज़ वर्स, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है गेट योर चाइल्ड वैक्सीनेटेड, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में। सो डोंट गेट इनटू दिस कि कौन सा बेटर है, कौन सा वर्स है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बच्चा, उसको वैक्सीनेशन का। एक सर मिथ है जो आपसे पूछेंगे, काफ़ी लोगों के माइंड में ये चीज़ रहती है कि मैं जैसे फील्ड में जाता हूँ तो बच्चों को लूज टूल होते हैं। लूज टूल जब गर्मियों का सीज़न आता है तो यहाँ मैं बेसिकली लोगों से सुना है कि ये ना टीदिंग निकल रही हैं इसकी और उसकी वजह से लूज मोशन चल रहे हैं। ये बताइए कितनी हद तक सही है? टीथिंग हैज़ नथिंग टू डू विद, नथिंग टू, ऐसा कुछ नहीं है। टीथिंग की वजह से नहीं होंगे ऐसा, बट ये हो जाता है कि जो बच्चा टीथिंग कर रहा होता है वो, उसको इरिटेशन होती है गम्स में, तो वो नीचे से उठा के कुछ भी मुंह में डाल लेता है, उसकी वजह से शुरू हो जाता है। उसमें कोई थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से हो गया। देयर कैन बी अदर मल्टीपल फैक्टर्स की उसको कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जा रही है शायद, जिसकी वजह से वो स्टूल्स ज़्यादा हो रहे हैं उसको। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जा रही है, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में बहुत जा रहे हैं, फैट्स कम हैं, कभी कभी बच्चों को उनकी वजह से भी हो जाता है कि थोड़ा सा लूज टूल्स ज़्यादा हो जाते हैं। बट मोस्टली टीदिंग वाले की वजह यही होती है कि वो बच्चे इरिटेशन, गम्स की इरिटेशन हो रही है और वो कुछ ना कुछ लेके नीचे से उठा के मुंह में डाल लिया, या वो इरिटेशन की वजह से कुछ भी अपने मुंह में डालने की कोशिश करते रहते हैं, तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है। दैट इज़, यू कैन से, एक हिसाब से लिंक्ड भी है उससे
कि टीदिंग नाम दिया जाता है उसको। बेसिकली टॉडलर्स डायरिया होता है वो, और उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। ऑल यू हैव टू वेट एंड थोड़ा सा अपने बच्चे का ख्याल रखो, क्लीनलीनेस रखो, बाकी जो एज सच डायरिया की ट्रीटमेंट है वो सब करनी ही है। राइट राइट। अगर सर इसकी बात करें, अगर किसी को एक्चुअल में डायरिया हो गया तो कितने लूज टूल, कितने एपिसोड्स को हम समझेंगे कि ही और शी बेबी लैंडेड ऑन डायरिया? देखिए, दिस इज़ अ क्वेश्चन जो कि इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन बेसिकली डॉक्टर राजन, बट द थिंग इज़ कि ये है कि जो आपका बच्चा जो स्टूल फ्रीक्वेंसी नॉर्मल कर रहा है, ठीक है, एक कंसिस्टेंसी और एक फ्रीक्वेंसी, दो चीज़ें हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर जैसे सॉलिड पॉटी करता है या फिर आपका बच्चा पहले से ही थोड़ी थोड़ी सेमी सॉलिड पॉटी करता है, डिपेंड करता है, हर एक का जो स्टूल पास करने का सिस्टम है वो थोड़ा बहुत अलग है, ठीक है। कुड भी कि एक बच्चा दिन में 3 बारी नॉर्मल है उसके लिए स्टूल पास करना, तो मैं बोलूँ कि 3 एपिसोड से ज़्यादा डायरिया हो गया, या किसी के लिए एक है नॉर्मल करना। तो जो आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है और जो आपकी नॉर्मल कंस्टिट्यूएंसी है, अगर उससे कुछ भी आपका ज़्यादा हो रहा है, जो एक तो पहले तो कंस्टिट्यूएंसी में फ़र्क पड़ गया, प्लस उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है, तो आप उसको एक एज डायरिया लेबल कर सकते हैं। बट देन दैट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन एज। अब एक नॉर्मल न्यूबॉर्न जो है वो दिन में 8 बार स्टूल पास कर सकता है, तो अब उसके लिए वो डायरिया नहीं है। दैट इज़ नॉर्मल। यस। एक न्यूबॉर्न बेबी दिन में 8 बार लूज टूल, तो वो वही तो बोला, कॉन्स्टिट्यूएंसी, फ्रीक्वेंसी, एज, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या बात कर रहे हो। तो उसके ऊपर कुछ अगर जा रहा है, ठीक है, वो तो उसके ऊपर कुछ जा रहा है तो डेफिनेटली दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। तो अगर ऐसे माने तो ऐसे भी बोलते हैं कि 3 स्टूल से ज़्यादा जब बच्चा बड़ा है, तो बड़ा मीन्स न्यूबॉर्न नहीं है, न्यूबॉर्न एज से आगे आ चुका है। कितनी देर तक न्यूबॉर्न? कि मैं स्टूल की फ्रीक्वेंसी की अगर बात कर रहा हूँ, अगर आप ये बोल रहे हो। नहीं, मैं सर पूछ रहा हूँ न्यूबॉर्न कितनी देर तक मानेंगे बच्चे को? इन्फेंट आप समझ लो कि न्यूबॉर्न इन्फेंट जो भी आप है वो एक महीने तक मान सकते हो आप। न्यूबॉर्न इन्फेंट बोथ आर द सेम थिंग? इन्फेंट 1 साल तक चल जाता है। 1 ईयर तक? न्यूबॉर्न 28 डेज टू 1 मंथ। टू 1 मंथ? हाँ, मतलब 28 डेज 1 मंथ तक आप उसको बोलो कि हाँ ये न्यूबॉर्न बच्चा है। न्यूबॉर्न इन्फेंट तो है वो 1 साल तक इन्फेंट तक। देन टॉडलर? हाँ, फिर जब वो चलने लग पड़ता है 3 to 4 ईयर्स के आसपास टॉडलर बोलते हैं। ओके। तो ये चीज़ है। इसको पेरेंट्स तो अप्रिहेंसिव हो जाएंगे सर कि बच्चे को, मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर बच्चे को, पेरेंट्स को लग रहा है कि दिस इज़ नॉट ए नॉर्मल, तो उनको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, जो भी, अब यही मैं, दैट इज़ वाई आई वाज नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स ना, कि मतलब आई थिंक डायरिया के लिए बेस्ट थिंग टू डू विल बी कि मतलब डायरिया अगर हो गया है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ORS देना शुरू करो घर पे ही। ओके, ORS। हाँ, अगर आप किसी बच्चे को डायरिया हो गया, प्लस वायरल डायरियाज आर द मोस्ट कॉमन टाइप, सो आपको हर डायरिया में एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि वो वायरल डायरिया है कि अगर कुछ ब्लड या म्यूकस आ रहा है तो शायद बैक्टीरियल हो, तो आपको एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी पड़ सकती हैं। अदरवाइज़ करना क्या है, ओनली उसकी हाइड्रेशन स्टेट मेंटेन करनी है। बॉडी अपने आप जो है वो जो इन्फेक्शन है उसका अपने आप ठीक कर लेगी। इट हैज़ दैट मैकेनिज्म टू रिपेयर इटसेल्फ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई सर आपने कि ORS देना स्टार्ट कर दीजिए अगर पेरेंट्स को अनकम्फर्ट लग रहा है। तो सर ORS तो ठीक है, मुझे लगता है कि एक चीज़ इसमें ऐड करूँगा कि अगर पेरेंट्स एप्रिहेंसिव हो जाते हैं तो सबसे पहले सर सेल्फ मेडिकेशन होती है। आप मानते हो इस चीज़ को? सेल्फ मेडिकेशन बहुत बुरी ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, तो इतना कि वो एंटीबायोटिक से लेके हर एक चीज़ देके उसके बाद हमारे पास पहुंचते हैं कि ये सब कुछ कर लिया है उसके बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। पेरेंट्स इतने एप्रिहेंसिव हो जाते हैं, सबसे पहले तो जाएंगे सर अपने किसी रिलेटिव में कोई डॉक्टर होगा, पहले उसको फ़ोन जाएगा। एम आई राइट सर? अगर तो बच्चों का स्पेशलिस्ट है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है सर तो पहले उनको कॉल जाएगी सर, वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बोल देंगे, वो बच्चे को चला गया, ठीक है जी। फिर अगर नहीं बात बनती है
तो फिर जाएंगे लोकल डॉक्टर के पास। लोकल डॉक्टर सर कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट पेडियाट्रिशियन, कोई भी हो सकता है सर। और मुझे लगता है यू आर द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। जब सब बिगड़ जाता है बिगड़ जाता है तो आपके पास जाते हैं। तो मैंने सर देखा ये चीज़ कि बड़े से बड़ा एंटीबायोटिक और बड़े से बड़ा स्टेरॉयड बच्चों को शुरू किया होता है सेल्फ मेडिकेशन में। तो ये बताइए कितनी ख़राब चीज़ है, ये मुझे जानना है सर इसके बारे में। इसके बारे में खुल के बात होनी चाहिए कि जिसकी स्पेशलाइजेशन है पेरेंट्स को समझना चाहिए कि प्लीज़ उसी के पास जाएं। इसके बारे में सर आप बताइए। डेफिनेटली एंटीबायोटिक हर चीज़ में यूज़ नहीं हो सकती। इवन डायरिया में भी अगर आप एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हो, जैसे विल स्टिक टू डायरिया फॉर नाउ, बट द थिंग इज़ कि एंटीबायोटिक्स इज़ नॉट रामबाण जिसको बोलें कि हर जहाँ पे भी लगा दिया कि सबसे पहले एंटीबायोटिक शुरू कर दी। नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप क्या चीज़ से डील कर रहे हो, ठीक है, एंड देन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर डीलिंग विद देन यू यूज़ योर ड्रग्स दैट आर अवेलेबल, ठीक है। तो एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज़, व्हाट टू यूज़, इन व्हाट क्वांटिटी टू यूज़, व्हाट डोज टू यूज़, ठीक है। एवरीथिंग हैज़ टू बी राइट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि आपके गट में इतने बैक्टीरिया होते हैं नॉर्मली जो एक फुटबॉल फील्ड को भर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके नॉर्मल जीवन के लिए ज़रूरी है। तो एंटीबायोटिक को ये नहीं पता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसने तो सारे ही मार देने हैं। तो देन यू विल गेट, अगर आपको डायरिया हो रहा है और एक वायरस आया है वहाँ पे और आपने वो फील्ड ही पूरा का पूरा क्लियर कर दिया, तो वायरस इज़ द किंग, तो वहाँ पे जाके एस्टेब्लिश हो जाएगा और उल्टा डायरिया आपका प्रोलॉन्ग हो जाएगा। राइट राइट। मतलब कि दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं आई थिंक सर गट में, गुड एंड बैड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया तो यूजुअली हम बाहर से ले रहे हैं ना। अगर जो गुड है, जो हमारे लिए अच्छा है, वो तो हमारे साथ ही है, वो हमें कोई हार्म पहुंचा ही नहीं रहा। राइट राइट राइट। तो मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी को लग रहा है तो सीधे स्पेशलिस्ट के पास आइए। मैं भी सर यही चाहूँगा कि स्पेशलिस्ट के पास जाएं, राइट, क्योंकि बीच में जाएंगे तो गड़बड़ होगी सर काफ़ी ज़्यादा। हाँ, आपको वही प्रेफर करना चाहिए जो जिसकी एक्सपर्टीज़ है जिस फील्ड में, तो आप उनको प्रेफर करना चाहिए और दिखाना चाहिए उनको, द बेस्ट गाइड हु कैन गाइड यू, ठीक है। बट अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट ORS तो दे ही सकते हैं। हाँ, ORS तो दे सकते हैं सर। एंड टॉकिंग ऑफ ORS, शायद इस सदी का सबसे बड़ी ड्रग जिसने सबसे ज़्यादा लाइफ्स बचाई हैं दुनिया में, दैट इज़ ORS सिर्फ। यस। ग्रेट सर। जी, आप कहीं पे भी पढ़ के देख सकते हैं। ग्रेट। पर लोग समझते नहीं है सर इस चीज़ को। जितनी लाइफ्स ORS ने बचाई उतनी किसी भी दवाई ने नहीं बचाई, नॉट इवन एंटीबायोटिक्स आर नॉट इवन क्लोज। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं चाहता था कि हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ पता हो कि भाई अपने मर्ज़ी से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, सिर्फ ORS ही दे दें, और अगर नहीं उससे बात बन रही तो फर्स्ट जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो पेडियाट्रिशियन होने चाहिए, बच्चों के स्पेशलिस्ट होने चाहिए, राइट सर। तो ये तो हो गया सर हमारा डायरिया के बारे में। तो सर एक और बात करते हैं थोड़ा सा, बच्चों को अगर जैसे कुछ बच्चों को कंजेनिटल प्रॉब्लम्स होती हैं, सर उसको कैसे? कैनॉट जनरलाइज दैट। ओके, यू कैनॉट जनरलाइज दैट। कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स बहुत डिफरेंट टाइप की होती हैं, बहुत डिफरेंट ऑर्गन्स की होती हैं, डिफरेंट साइज एंड फॉर्म्स में आती हैं, सो देयर इज़ नो जनरलाइजेशन। ये तो स्पेशलिस्ट बताएंगे आपको। अगर कोई बच्चा ऐसे, अच्छा सर, कोई बच्चा नॉर्मली जैसे नॉर्मल नहीं बिहेव कर रहा, तो पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि यार ये तो नॉर्मल नहीं है? क्योंकि मैंने देखा सर पेरेंट्स जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सबसे आसान तरीका तो यही होता है कि जो आपके आसपास जो बच्चे हैं या आपका कोई पहला बच्चा है, तो सबसे बड़ी गाइड तो आपका, अगर आपके पास एक बच्चा पहले है तो आपको आइडिया लग जाता है, देयर इज़ नथिंग दैट दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। पता चल जाता है। जब आपने एक बच्चा पैदा करके बड़ा किया है तो आपको पता है कि वो इतने लेवल पे ये करता है वो करता है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि देयर इज सम लैग। तो आप ऑब्वियसली
पीडियाट्रिशियन या हूसोएवर एक्सपर्ट के पास मिलके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं. इफ़ वी हैव टू वेट, मतलब कि उसको थोड़ा बहुत डिले है और जो वो कैचअप कर लेगा तो दैट इज़ फाइन, बट नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है तो दिखाने में तो नुकसान कोई भी नहीं है. कुछ डेवलपमेंटल डिले हैं कुछ हो, तो ये छुपाना नहीं चाहिए मुझे लगता है पेरेंट्स को, है ना. मैंने देखी है ये चीज़ें सर, तो कई डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाते हैं, बोल रहे हैं अपनी मन से ये ठीक है ठीक है. तो मुझे लगता है कि एक बार उनको पीडियाट्रिशियन के पास ज़रूर जाना चाहिए. अच्छा सर, ये चीज़ होगी. अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि मसाज कितनी इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए? मसाज जब बच्चे न्यू बॉर्न्स होते हैं डेफिनेटली वो तो एडवोकेटेड ही होती है. नहीं, उसका कोई होता है मतलब कि करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए. आप जैसे योगा करते हैं तो वो मसाज हो रही है तो उसके जॉइंट्स सारे हिल रहे हैं, हिलाए जा रहे हैं, पैसिवली मूवमेंट हो रही है, तो दैट इज़ डेफिनेटली हेल्पिंग. और ऊपर से जो मसाज में स्पेसिफिकली जो हम लोग बोलते हैं वो अब माइल्ड चेन मिड चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है. मिड चेन जो होते हैं तो वो बेसिकली स्किन से एब्जॉर्ब होके वो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए कोकोनट ऑयल इज़ वन ऑफ द बेस्ट मसाज की. यस. और कभी भी कोई इरिटेंट ऑयल जैसे कि बच्चों में नहीं यूज़ करना चाहिए, न्यू बॉर्न्स में स्पेसिफिकली, जैसे कि आपका वो हो गया ये सरसों का तेल, कभी कभी वो यूज़ करके पूरा स्किन ही इरिटेट हो जाता है, पूरा प्रॉब्लम हो जाती है स्किन पे. वैसे भी इरिटेट. हाँ, तो वो नहीं यूज़ करना चाहिए. अगर सर्दियों के लिए अगर कोकोनट ऑयल नहीं यूज़ हो सकता तो तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं. का ऑयल, कोकोनट ऑयल भी अगर प्योर हो तो ज़्यादा बेटर. ऑब्वियसली. सो थैंक यू सर. थैंक यू डॉक्टर राजन फॉर इनवाइटिंग मी एंड लेटिंग मी शेयर सम वाइटल डिटेल्स जो कि शायद कम्युनिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है जानना. राइट. आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे. आई थिंक आपके व्यूवर्स को थोड़ा बहुत मेरे से थोड़ा बहुत तो कुछ सीखेंगे. थैंक यू सर. एंड मे बी थोड़ा बहुत चेंज आए सोसाइटी में. एंड बिल्कुल एग्जैक्टली. दैट इज़ व्हाट आई विश फॉर कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट तो हो. आई थिंक एक डॉक्टर यही चाहता है. डॉक्टर का एक्चुअल मीनिंग एक टीचर होता है, तो मे बी वो वाला थोड़ा सा रोल आज आपकी वजह से मैं पूरा कर पाऊँगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड सर थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट सर. आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया. और सर एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, एक फ्यूचर में इसका सर पार्ट 2 करेंगे सर. हाँ, जब आप चाहें. कुछ चीज़ें रह गई हैं सर, उसको पार्ट 2 में हम करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू.